सिक्स क्वेश्चन इटरेशन मेथड हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को रिकर्शन ट्री मेथड देखना है। तो रिकर्शन ट्री में 5 क्वेश्चन है। तो ये डिस्कस हो गया। मास्टर थ्योरम, इटरेशन मेथड, और ये इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला कि जब 2 की पावर m सब्स्टिट्यूट करते हैं तो Tn इज इक्वल्स टू है टी रूट n प्लस 1। तो इसमें पहले m को 2 की पावर m पुट करेंगे तो 2 की पावर m की फंक्शन ये बन जाएगा sm, उसको उस फंक्शन को मान सकते हैं, और sm हो जाएगा s। तो 2 की पावर m की जगह पे हम लोग पुट करेंगे m, तो sm अपॉन 2 प्लस 1, और फिर इसमें वो लगा देंगे मास्टर थ्योरम। a की वैल्यू इसमें 1 है और b की वैल्यू है 2। फिर डिराइविंग फंक्शन ये 1 है, वाटर सेट फंक्शन n की पावर log a बेस b होता है। तो n की पावर log a की वैल्यू है 1, तो log 1 की वैल्यू होती है जो 0, 1 n की पावर 0, ये हो गया 1। तो केस 2 बन जाता है। इसमें कंपेयर करते हैं ना उससे, इक्वल्स टू है ये ग्रेटर देन है लेस देन है, तो Tn इज इक्वल टू थीटा log n। ए ये सामने वाला, इसकी जो सामने होता है ये Tn इज इक्वल टू होता है ए Tn अपॉन बी प्लस Fn। इसको बोलते हैं ड्राइविंग फंक्शन, इसको बोलते हैं n की पावर log a बेस b को इसको बोलते हैं वाटर सेट फंक्शन। इटरेशन मेथड हम लोग को कंप्लीट हो चुका है ना। फोर्थ क्वेश्चन अगर उसका सॉल्यूशन देखना हो, पहले n की जगह पे n-1 पुट किए तो इक्वेशन बनी सेकंड, फिर n-2 पुट किए तो थर्ड इक्वेशन बनी, फिर सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट किए, जनरलाइज किए, बेस केस लगाए, आंसर आ गया। तो इसमें देखना पड़ेगा 1 अपॉन n है, फिर -1 है, -2 है। तो इसी तरीके से अगर देखेंगे तो एक चलता जाएगा, फिर 0। 1 अपॉन n का मतलब हुआ इसमें से कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जनरलाइज कर दिए, सिग्मा 1 अपॉन आई की वैल्यू 1 से k तक जाएगी, n माइनस k माइनस आई, क्योंकि यहाँ पे आई 1 हुआ, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 5 ऐसे जाती जाएगी। तो जब आई की वैल्यू k हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n बच जाएगा, लास्ट में ये 1 अपॉन n बच रहा है। तो यही हो गया इसका, फिर बेस केस लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। और इसमें n की जगह पे पहले n अपॉन 2 पुट किए और n अपॉन 4 पुट किए, सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बनी, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए दोनों को, ये हम लोग की बन गई ये इक्वेशन। और इसको जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज करने का मतलब अगर इसकी पावर के लिए तो ये 3 है तो ये भी 3 था, तो ये के लगाए तो ये भी के हो गया, तो ये 3 है तो ये भी 3 है, तो 2 की पावर के उससे कम 2 की पावर ये। फिर ये सम ऑफ जीपी है, सम ऑफ जीपी ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 फॉर्मूले में पुट किए, फिर यहाँ से Tn आ गया। बेस केस अब इसमें देख लेते हैं, बेस केस कब होगा कि जब T1 आ जाए या T0 आ जाता है तो उस केस में बेस केस होगा। तो n/2 की वैल्यू जब ये 1 हो जाए या तो उस हिसाब से देखेंगे, n की वैल्यू 2 पुट किए तो जहां जहां पे k था तो k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो log n-1 आ गई। अगर बेस केस 0 लेंगे तो ये n/2 की पावर कितना था, k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 0 है, लेकिन बेस केस 1 लेना पड़ेगा, T1 बेस केस होगा। तो फिर अब k की वैल्यू पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट किए, तो 2 की पावर log n-1, फिर 2 इंटू 2 की पावर log n-1 -1 है, Tn इज इक्वल टू 2 की पावर इंटू b है, और ये -1 है तो a की पावर b माइनस c है, तो यानी a की पावर b है, a की पावर c,
तभी ये डिवाइड में है, तो ऊपर गई तो b माइनस सी बनी, तो इसको डिवाइड में लिख दिए b, और ये फिर b को हटा सकते हैं, 2 को हटा सकते हैं, इस 2 को हटा सकते हैं, तो इससे देखेंगे तो हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया b को वापस लोअर ऑर्डर टाइम को हटा देंगे। अब मेन चीज हम लोग का स्टार्ट होता है रिकर्सन ट्री मेथड। रिकर्सन ट्री मेथड में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितने लेबल्स हैं और हर लेवल पे कितनी कॉस्ट है। तो जितने भी लेवल होंगे और उसको कॉस्ट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये Tn जो है ये दो पार्ट में टूट रहा है, Tn/2 में और T2n/3 में। और पहले में क्या होगा, पहले लेवल पे n स्क्वायर हुआ, ठीक। जब यहाँ पे n था तो ये n स्क्वायर हुआ, फिर n/2 भी किस में टूटेगा, 1/2 और 2/3 में। तो n/2 को 1/2 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 2n/3 भी 1/2 और 2/3 में मल्टीप्लाई हुआ। और जब n था तो यहाँ पे n स्क्वायर हुआ था, और यहाँ पे n/2 है और क्या है 2n/3 है, तो n/2 का स्क्वायर हो गया और 2n/3 का स्क्वायर हो जाएगा कॉस्ट। फिर इसमें तोड़ेंगे 1/2 2/3 में, 1/2 2/3 में इसको, और ये भी 1/2 2/3 में टूटा, और ये भी 1/2 2/3 में टूटा। और इसकी जो कॉस्ट होगी n/, कितना है n/4 है। पहले देखो n था इसके ऊपर तो n स्क्वायर हुआ था, अब इसके ऊपर n/2 2n/3 है, तो n/2 का स्क्वायर 2n/3 का स्क्वायर हुआ। और फिर इसके ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर है n/4 और n/3, तो n/4 का स्क्वायर हुआ और यहाँ से n/3 का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे n/3 था n/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे था 2 2 जा 4 4n/9, तो 4n/9 का स्क्वायर। तो पहले लेवल पे n स्क्वायर, दूसरे पे इसका स्क्वायर, तीसरे पे इनका सबका सम। तो ऐसे देखते जाएंगे कि जीरो लेवल पे n स्क्वायर, दूसरे पे 25/36 n स्क्वायर, थर्ड पे आया इसका स्क्वायर। तो के लेवल पे अगर देखेंगे ट्री में, तो के लेवल पे देखेंगे तो ये आएगा 25/36 की पावर के n स्क्वायर। तो हर लेवल की कॉस्ट को जितने भी लेवल्स हैं, पहले लेवल, दूसरे, तीसरे, चौथे, सबका सम निकालेंगे, तो इन सब का सम हो गया। तो सम ऑफ जीपी है, क्योंकि इसका स्क्वायर में बढ़ रहे हैं सारे टर्म्स, तो सम ऑफ जीपी a/1 - r। हम लोग ये इनफाइनाइट क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये जब जाएगा देखो टर्म्स जो है डिक्रीज हो रहे हैं। पहले ये 1 था, 1 से ये डिक्रीज हुआ, कुछ 25/136 की वैल्यू कुछ कम ही होगी, 1 से तो कम ही होगी। जब कॉमन रेशियो 1 से कम होता है तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, नहीं तो a × r⁻1 - 1/r−1 का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, तो सम निकाल दिए, सम आ गया हम लोग का भी वो ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की तो कोई वैल्यू है नहीं इन सब की, ये बच गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये Tn = Tn/4 Tn/2 n स्क्वायर। तो पहले लेवल पे इसकी कॉस्ट 2 में टूटा, और पहले में n स्क्वायर था, ये भी 2 में टूटेगा 1/4 1/2 में, ये 1/4 1/2 में, तो ये भी 1/4 1/2 में टूटा। और n था तो n स्क्वायर था, तो अगर n/4 है तो n/4 का स्क्वायर एक कॉस्ट है, कॉस्ट को अलग से इधर भी देख सकते हो। और इसको भी 1/4 1/2 में तोड़े, और इसका हो जाएगा n/2 का स्क्वायर कॉस्ट। फिर इसको भी 1/4 1/2 में टूटा, और n/16 है तो उसका स्क्वायर कॉस्ट हो गई। ये भी 1/4 1/2 में टूटा, और इसकी कॉस्ट हो जाएगी, ये कितना था n/8 था, 4 2 जा 8, तो n/8 का स्क्वायर इसका कॉस्ट हो गया। फिर सबका कॉस्ट निकाले इस लेवल पे,
फिर उसको सम कर दिए, तो जितने भी एन स्क्वायर आया और एन अपॉन टू का स्क्वायर आया, इस लेवल पे कॉस्ट है, फिर उसके नीचे लेवल पे सारी कॉस्ट को सम कर देंगे, और टोटल कॉस्ट का जो भी सम होगा वो हम लोग का हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एन स्क्वायर लेवल 1 पे ये आया, लेवल 2 पे ये आया, ऐड करके सबको देख लेना। और लेवल के पे, के लेवल पे क्या होगा, तो उसी तरीके से जब ऑब्जर्वेशन लगाएंगे तो पहले तो 5/16 की पावर 0, जो लेवल है 5/16 की उतनी ही पावर है, 5/16 की उतनी ही पावर है, तो के लेवल पे 5/16 की पावर के होगी, और एन स्क्वायर सब में मल्टीप्लीकेशन में है, तो एन स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में हो गया, और सबका सम किए 1 से लेके यहाँ तक। तो यहाँ तक का अगर सिर्फ सम निकालते हैं तो हम लोग को सम निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला लगेगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो इसमें कॉम्प्लेक्स टर्म बन जाएंगे, फिर उनको सॉल्व करना दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हम लोग सोच रहे हैं रिकर्सिविटी में और मान लो इनफाइनाइट टर्म का टर्म होता और भी ज्यादा टर्म्स होते, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज्यादा आती। तो अपर बाउंड में अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो इनफाइनाइट टर्म्स में आके अगर निकाल देंगे, तो अगर मान लो बहुत ज्यादा टर्म्स होते तो क्या होता, तो a अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला लग जाता। बेसिकली ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो जाता है जब r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो जो हम लोग की सीरीज बनती है वो हम लोग की कन्वर्जेंट बनती है, और जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हम लोग की सीरीज जो बनती है वो जीपी की डाइवर्जेंट बनती है। तो a अपॉन a की वैल्यू है 1, 1 अपॉन, और कॉमन रेशियो 5/16 है, 1/5, 5/16 एन स्क्वायर, इसका निकाले तो बिग O ऑफ एन स्क्वायर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, ये गिवन है Tn इज इक्वल्स टू 3t n/4 प्लस थीटा एन स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो लिखा होता है ये बताता है अगर रिकर्सन ट्री में ए टी एन अपॉन बी प्लस एफ एन या जो भी लिखा है, तो ए का मतलब हुआ कितनी नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, और एन अपॉन बी बताता है साइज ऑफ सब प्रॉब्लम। ठीक, तो 3 सब प्रॉब्लम्स में टूट रहा है। ठीक, तो पहली सब, तो 3 बार में ये देखो, 3 बार में तोड़ा है इसे,